हमारी क्लास है। मैं उस क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हम लोग के पिछले वीडियो के टॉपिक्स के जस्ट बाद के टॉपिक्स हैं। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने गॉसेस लॉ डिस्कस किया था और उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल मेटेलिक शेल डिस्कस किया था, स्फेरिकल चार्ज्ड मेटेलिक शेल। तो हम लोगों का जो गॉसेस लॉ था, हम लोग उसी के एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे। तो उसके जो रिमेनिंग एप्लीकेशंस हैं आज हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो आज का टॉपिक है, जो हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, उसमें मैं एक बार आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस। और गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस में हम लोग जो एक एप्लीकेशन डिस्कस कर चुके हैं, एक एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन का नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल मेटेलिक चार्ज शेल। और आज हमारा जो एप्लीकेशन नंबर 2 होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज। हम लोग एक लीनियर चार्ज, एक लाइन के फॉर्म में चार्जेस को अरेंज करेंगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन किया था, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके पहले का था, उसमें हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हम लोगों ने कहा था कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इस फॉर्मूले से हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, दैट वाज ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। लेकिन जो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो लाइन चार्ज की वजह से है, जिसपे हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, जिसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गॉसेस लॉ का हेल्प लेंगे। तो गॉसेस लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने कहा था कि गॉसेस लॉ कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक क्लोज सरफेस है, एक कोई भी क्लोज 3 डायमेंशनल सरफेस है, तो उससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा उसका वैल्यू होता है Q/ε0, जहां पे Q था उसके अंदर का टोटल चार्ज और ε0 था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हम लोग इसी गॉसेस लॉ का हेल्प लेकर के उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक लीनियर चार्ज का अरेंजमेंट है, हमारे पास चार्जेस का एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। हम मानते हैं कि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो एक लाइन के फॉर्म में अरेंज है और ये इनफाइनाइट लेंथ का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा इनफाइनाइट लेंथ का है। हम लोग इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले भी क्लास में डिस्कस किया था कि एक वर्ड यूज किया गया था, हम लोगों ने कहा था कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा कॉन्टिन्यूअस है और यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। और हम लोग यहाँ पे एक वर्ड यूज करे थे लैम्डा। लैम्डा का मतलब था लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का हम लोगों ने मतलब बोला था इसके यूनिट लेंथ का चार्ज। चार्ज ऑन द यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा की वैल्यू होती है Q/L। हम लोगों ने इसको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आज हम लोग इसका यूज करने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो लाइन चार्ज है ये इनफाइनाइट लेंथ का है, तो हम एक साथ पूरे इनफाइनाइट लेंथ के ऊपर कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे। तो हम करने क्या जा रहे हैं, हम इसका एक पर्टिकुलर लेंथ कंसीडर करेंगे। एक पर्टिकुलर लेंथ हम लोग इसका कंसीडर करते हैं और हम लोग इसका L लेंथ यहां से कंसीडर कर लेते हैं। हम लोग इसका एक L लेंथ कंसीडर करते हैं और इस L लेंथ की वजह से हम लोग सपोज करते हैं हमारा यहाँ पे कोई पॉइंट है जो R डिस्टेंस पे है X। इस पॉइंट X पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग गॉसेस लॉ का हेल्प लेंगे और गॉसेस लॉ का जो हेल्प लेंगे उसमें हमारा गॉसेस लॉ का सबसे पहला स्टेप था गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। गॉसियन सरफेस जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों ने कहा था वो क्लोज होना चाहिए और हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल का मतलब चार्जेस के साथ उस सरफेस का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो चारों तरफ सेम होना चाहिए, ताकि हमारे साथ मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी ना बनने पाए। तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस। अगर आप ध्यान से देखो तो सिलेंड्रिकल सरफेस ही एक ऐसा सरफेस यहाँ पर पॉसिबल है जो गॉसियन सरफेस की तरह कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सिमेट्री दिखा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे क्या है, अब हम लोग यहाँ पे गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। गॉसेस लॉ कहता है सिंस चार्ज फ्लक्स एसोसिएटेड विथ a closed surface is equal to total charge enclosed by epsilon naught is equal to
अब देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर इतना चार्ज इंक्लोज्ड है, तो इस चार्ज की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू एल, क्योंकि हमने पढ़ा कि लैम्डा इज द चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। अगर यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा है तो एल लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। सेकेंड स्टेप हो गया गॉसेस का लॉ लगाना। अब हम यही फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे दूसरे वाले फॉर्मूले से। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था E डॉट डेल्टा एस इज इक्वल टू E और डेल्टा एस में हम लोग जो सरफेस एरिया लेंगे, यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया लेंगे या कह सकते हो आप कर्व सरफेस एरिया लोगे। ये दोनों एरिया लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं हम लोगों ने इन दोनों ऊपर वाले एरिया को कंसीडर किया? हम लोग ये टॉप और बॉटम वाले एरिया को कंसीडर नहीं कर रहे। मैंने उसका रीजन क्या बताया कि हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये है और एरिया का डायरेक्शन उस पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है 90। तो जो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया है टॉप और बॉटम के, वहां पे थीटा कितना हो जा रहा है 90। और हम लोग देख रहे हैं कि जो भी फ्लक्स एसोसिएटेड है वो लेटरल सरफेस से एसोसिएटेड है, इधर से कोई फ्लक्स पास नहीं रहा। और अगर यहाँ पे E डॉट डेल्टा एस में आप cos 90 की वैल्यू पुट करोगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो टॉप और बॉटम से कोई फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं है। हम लोग जो भी फ्लक्स लेंगे वो लेटरल सरफेस एरिया से कंसीडर करेंगे। हमने लिखा E डॉट डेल्टा एस में E और डेल्टा एस एक सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एल। तो एक फ्लक्स कैलकुलेट किया गॉसेस लॉ से, एक फ्लक्स कैलकुलेट किया आपने इस फॉर्मूले से E डॉट डेल्टा एस से। तो जो दोनों फ्लक्स है, चूंकि सेम फ्लक्स को, ये दोनों फॉर्मूले सेम फ्लक्स को डिनोट कर रहे हैं, तो दोनों का जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट भी सेम होगा। हम दोनों को कंपेयर करते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर किया तो क्या मिला, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल, E इज इक्वल टू मिला लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। दिस इज द रिजल्ट, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है। इस रिजल्ट की खास बात क्या है? तो स्टूडेंट्स, इस रिजल्ट को डिस्कस करने के पहले मैं आपसे एक चीज सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप फिजिक्स में कोई भी रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला स्टडी कर रहे हैं, तो उस फॉर्मूले में हमेशा आप ध्यान देना कि जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है, जैसे इधर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो, तो वो क्वांटिटी किस तरह से बाकी क्वांटिटी पे डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस रिलेशन को आप जरूर ऑब्जर्व करेंगे कि उन दोनों के बीच किस तरह का रिलेशन चल रहा है, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में ग्राफिकल क्वेश्चन आएंगे, तो जब तक आप फॉर्मूले को स्टडी नहीं करे रहोगे, उनकी डिपेंडेंसी एक दूसरे पे नहीं स्टडी करोगे, आप ग्राफ नहीं बना पाओगे। छोटे 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, अगर आप फॉर्मूले को नहीं समझ रहे हो कि ये पर्टिकुलर क्वांटिटी किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है, तो आपको कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिफिकल्टी अराइज होगी। तो हम लोग इस फॉर्मूले को समझते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कहा ये फॉर्मूला अपने आप में बहुत ही स्पेशल है और कहीं ना कहीं इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। मैं इस फॉर्मूले पे बात करता हूँ। देखो, E डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? R के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। इधर 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, यानी कि E इन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अगर E इन दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि E बस हमारे लाइन चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इसमें जो सबसे खास बात क्या है स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में देखो, हमने यहाँ पे जो L लेंथ कंसीडर किया था, इस फॉर्मूले में उस L की वैल्यू नहीं आ रही है। हमने जो लेंथ L कंसीडर किया था, इस फॉर्मूले में देखो वो L कहीं नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द लाइन चार्ज है वो लेंथ से इंडिपेंडेंट है, लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप छोटा लेंथ कंसीडर करो या आप इनफाइनाइट लेंथ कंसीडर करो या कोई और बड़ा लेंथ कंसीडर करो, लेंथ के ऊपर ये फॉर्मूला डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन एक तो ये बहुत ही कॉमन बात होगी, मैथमेटिकली हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो एक मैं पॉइंट आपके सामने पुट करता हूँ, शायद बुक में आपको नहीं मिलेगा,
लेकिन हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि अगर ये लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो इनफाइनाइट लेंथ का लो, चाहे एल लेंथ का लो, चाहे 10 सेंटीमीटर का लो, चाहे 2 सेंटीमीटर का लो, जब लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो इधर हमारा वो वैल्यू सेम आएगा हर लेंथ के लिए, चाहे वो चार्ज किसी भी लेंथ का। बट स्टूडेंट्स याद रखना, अगर आप एक अपना कॉमन सेंस लगा के सोचो तो अगर मान लो एक छोटे लेंथ का हम लोगों ने लाइन चार्ज लिया और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने बहुत दूर कैलकुलेट किया, जो मैं अगर हम लोग कंसीडर करें कि अगर हमारे पास एक स्मॉल लेंथ का यही लाइन चार्ज हो तो अगर स्मॉल लेंथ को अगर आप बहुत दूर से ऑब्जर्व करो, बहुत दूर से मतलब 100 किलोमीटर या कह सकते हैं कि एक लार्ज डिस्टेंस से, तो छोटी चीजें लार्ज डिस्टेंस से कैसे ऑब्जर्व होती हैं? एक पॉइंट के फॉर्म में। और एक पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो है 1/4πε0q/r²। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज को अपने माइंड में एक सेट करें और इस चीज के लिए अगर हम एक क्वेश्चन अराइज करें तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन मार्क अराइज होगा आपके सामने कि अगर ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता तो ठीक है, हर लेंथ के चार्ज के लिए हमारा ई क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि लेंथ की तो वैल्यू ही नहीं आ रही, बस ये डिपेंड किस पे कर रहा है? लैम्डा पर और आर पे। लेकिन अगर हम एक कॉमन सेंस से सोचें तो मैंने कहा कि अगर ये छोटे लेंथ को लो, मैंने कहा क्योंकि लेंथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो छोटे लेंथ को लो तो उसके लिए भी रिजल्ट सेम आना चाहिए। लेकिन अगर स्मॉल लेंथ लो और डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दो तो ये स्मॉल लेंथ बहुत दूरी से क्या दिखाई देगा? एक पॉइंट चार्ज। ठीक वैसे ही जब बहुत दूर पे जो स्टार्स हैं जिनकी साइज बहुत बड़ी है और दूर से देखने पे कैसे दिखाई दे रहे हैं? पॉइंट के फॉर्म में। तो एक तो छोटे मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ तो ये पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो रिजल्ट है हमारा, वो जो कूलम्ब्स लॉ वाला रिजल्ट था उसकी तरह से हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बात रही हमारी लाइन चार्ज की वजह से, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अगर ग्राफिकली इसको समझना हो तो देखो लाइन चार्ज डेंसिटी के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि अगर हम E और R के बीच एक ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरह का मिलेगा। आपने 1/x का ग्राफ पढ़ा हो, ये ग्राफ होगा। एग्जाम में अगर आपसे ग्राफ पूछ दे कि डिस्टेंस और E के साथ ग्राफ क्या होगा तो ये वाला ग्राफ। ठीक, तो ये हमारा एक एप्लीकेशन। दूसरा वाला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज। स्टूडेंट्स हम लोग अब आते हैं अपने थर्ड एप्लीकेशन पे। तो मैं थर्ड एप्लीकेशन की बात करता हूं और हमारा थर्ड एप्लीकेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन चार्ज शीट। हम लोग एक चार्ज शीट लेंगे और उस चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। चार्ज शीट का मतलब क्या हो गया? जैसे सपोज करो इस पूरे बोर्ड पे अगर मैं चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, इस पूरे बोर्ड पे अगर मैं चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो एक चार्जेस का शीट बन जाएगा और इसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले कैलकुलेट किया एक पॉइंट के लिए, फिर कैलकुलेट किया एक स्फीयर के लिए, फिर कैलकुलेट किया एक लाइन के लिए। अभी हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक सरफेस के लिए। चार्जेस से एक सरफेस को इमेजिन करेंगे हम लोग कि एक चार्जेस की चद्दर बनाई गई है, चार्जेस का एक सरफेस बनाया गया है। तो हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग अब कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज शीट है। हम एक चार्ज शीट को यहाँ पे इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे पास एक चार्ज शीट है, दिस इज अ चार्ज शीट। और ये बोर्ड पे मैंने छोटा बनाया, लेकिन हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये चार्ज शीट इनफाइनाइट साइज का है, बहुत बड़ा चार्ज शीट है। तो हम लोग अभी चार्ज शीट का साइज भी इनफाइनाइट लेंगे और इसके लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। मैं इमेजिन करता हूँ कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट शीट। तो हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट शीट है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो ये शीट है ये कोई ऐसे अभी मेटल या कुछ मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने कहा कि एक थिन चार्ज शीट है। चार्जेस को मिला करके एक सरफेस बनाया गया है। वो सरफेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस सरफेस के ऊपर भी चार्ज दिखाई दे रहा है और नीचे भी चार्ज दिखाई दे रहा है। तो चार्जेस का एक शीट मैंने इमेजिन किया जिसकी साइज इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा है। ठीक, तो हम लोग फिर वही चीज, हम लोग एक बड़े सरफेस के ऊपर डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो हम लोग उस सरफेस का एक स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे। तो सपोज करो कि इस सरफेस का मैंने एक स्मॉल एक एरिया कंसीडर किया। इस सरफेस पे मैंने एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया, उसकी वैल्यू है कितनी? डेल्टा एस। ठीक, और मैंने कहा जो ये एरिया आपने कंसीडर किया है, इस एरिया के टॉप और बॉटम दोनों साइड से चार्ज अवेलेबल है। अब हम लोग क्या करेंगे?
तो सबसे पहला काम होगा कि गॉसियन सरफेस बनाना, और फिर मैं वही कहूँगा कि जिस चार्ज के लिए आप कैलकुलेशन करने जा रहे हो उसके लिए गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो गॉसियन सरफेस के लिए हम लोग बात करते हैं, लेकिन हम लोग सपोज करते हैं कि इस शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ हमको कैलकुलेट करना है, मान लो यहाँ से एक पॉइंट है r दूरी पर, फिर वही चीज़ सेंटर से r दूरी पर एक पॉइंट है x जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है जिस पॉइंट से, हमारा गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास होना चाहिए, तभी हम उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मैं एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करता हूँ, और मैंने कहा कि चूंकि इस पर्टिकुलर चार्ज एरिया को ही कंसीडर करना, हमारा गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए कि वो चार्ज को एनक्लोज करे और वो सिमेट्री कहीं ना कहीं दिखाए स्टूडेंट्स। अगर आप अनसिमेट्रिकल चार्ज गॉसियन सरफेस लोगे तो वो हमारे लिए कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करेगा। मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप का, कह सकते हो पाइप के शेप का, मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया, और वो गॉसियन सरफेस देखो इस चार्ज को एनक्लोज कर रहा है। क्योंकि मैंने कहा देखो चार्ज सरफेस के टॉप से भी और बॉटम से भी है, क्योंकि चार्जेस का एक शीट इमेजिन किया गया। तो ये गॉसियन सरफेस जितना आप ऊपर ले गए हो उतना ही आपको नीचे भी लाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बनाया एक गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस इस चार्ज को दोनों तरफ से क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है, एक सिलेंड्रिकल शेप का। आप खुद ही इमेजिन करो कि अगर इस बोर्ड के ऊपर, मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ और सही करने का, ठीक है, सही है। तो हम लोग इमेजिन करें कि अगर आपके हाथ को, एक एरिया है, अगर इसको चारों तरफ से इनक्लोज करना है, तो आप एक ऐसा सरफेस बनाओगे जो इस पूरे हाथ को कवर करे, गॉसियन सरफेस। वैसे ही जो ये चार्ज एरिया हम लोगों ने कंसीडर किया है डेल्टा एस, तो हमारा गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जो उस चार्ज को चारों तरफ से सिमेट्रिकली इनक्लोज करे। तो ये सिलेंडर या पाइप शेप का एरिया है जिसके अंदर वो चार्ज हमारा एंटर कर जा रहा है, उसके अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमारा बात आता है कि हम लोग कैसे अगला स्टेप अप्लाई करेंगे। तो हमारा अगला स्टेप होगा, देखो अगर ये एरिया डेल्टा एस है तो ये भी एरिया कितना होगा हमारा डेल्टा एस, ये भी एरिया हमारा कितना होगा डेल्टा एस। पहला हमारा स्टेप होगा फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से। स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि अगर एक सरफेस के फॉर्म में चार्ज होगा तो सरफेस के लिए हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा यूज करेंगे। सरफेस के लिए हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा यूज करेंगे, और सिग्मा बताता है यूनिट सरफेस पे कितना चार्ज है। अगर यूनिट सरफेस पे सिग्मा चार्ज है तो डेल्टा एस सरफेस पे, इतने सरफेस पे कितना चार्ज होगा, इस पर्टिकुलर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, दैट विल बी सिग्मा इनटू डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहला स्टेप हो गया, गॉसेस लॉ लगाया। दूसरा स्टेप, सेम फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ई डॉट डेल्टा एस। स्टूडेंट्स आप स्टडी करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आपके पास एक चार्ज शीट है तो उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं, सरफेस से परपेंडिकुलर, ठीक। तो चूंकि फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ होगा, तो जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया है, इस बार बाहर वाला साइड वाला जो सरफेस एरिया है, उधर से कोई फील्ड लाइन पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो चार्ज सरफेस है फील्ड लाइंस उससे आउटवर्ड होंगी। साइड में जो हमारा ये सरफेस पड़ रहा है इस पे फील्ड लाइंस नहीं जाएंगी। तो हम लोगों ने कहा कि एरिया का डायरेक्शन इधर और फील्ड लाइंस किधर पास हो रही है, बाहर की तरफ, थीटा 90 हो जा रहा है। तो इस बार हमारा साइड वाले सरफेस से कोई फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं होगा। जो एसोसिएटेड फ्लक्स होंगे वो कहाँ से लेंगे हम, इन दोनों एरिया से, इन्हीं दोनों एरिया से हमारा फ्लक्स क्या होगा, पास होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखो एक एरिया टॉप का, तो इसके लिए फ्लक्स हो गया, इसके लिए जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा, ई इंटू डेल्टा एस। और नीचे भी तो एरिया है, फ्लक्स ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, तो नीचे के लिए भी हमारा फ्लक्स हो जाएगा ई इंटू डेल्टा एस। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स ऑफ टॉप एरिया एंड फ्लक्स ऑफ बॉटम एरिया। तो टोटल फ्लक्स हम लिखेंगे 2e इंटू डेल्टा एस, ई डेल्टा एस ऊपर का और ई डेल्टा एस नीचे का। मैंने कहा स्टूडेंट हम लोग साइड वाले एरिया को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि साइड वाले एरिया से कोई भी फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं है। हम लोगों ने लिखा 2e डेल्टा एस। हम लोगों ने 2 क्यों लगाया, क्योंकि मैंने कहा कि फ्लक्स ऊपर से भी एसोसिएटेड है और बॉटम वाले सरफेस से भी एसोसिएटेड है, तो दोनों का सम करने पे 2e डेल्टा एस आ गया।
इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट करने पे क्या आंसर आया, 2E डेल्टा S इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा S कैंसिल हो गया, मिला E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो रिजल्ट्स पे हम लोग स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने पिछले टर्न पे स्फीयर का बात किया, आज वाले टर्न पे हम लोग लाइन चार्ज का बात किए और सरफेस का बात किए। इन तीनों के रिजल्ट्स का अपना बड़ा महत्व है, बहुत ही सिग्निफिकेंस है। तो इस रिजल्ट पे हम लोग आते हैं। देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू अ सरफेस चार्ज, वो डिपेंड कर रहा है सिग्मा के ऊपर। सिग्मा मतलब इस सरफेस का चार्ज डेंसिटी, बस, और कोई इसमें वेरिएबल टर्म नहीं आ रहा है। तो एप्सिलॉन तो कांस्टेंट ही है। देखो, इसमें कहीं आर आ रहा है, आर नहीं आ रहा है। इसमें कहीं एरिया आ रहा है, एरिया भी नहीं आ रहा। इस फॉर्मूले में देखो, ये फॉर्मूला दो चीजों से इंडिपेंडेंट है, एरिया से भी इंडिपेंडेंट है और आर से भी इंडिपेंडेंट है। यानी कि अगर आपके पास एक चार्ज शीट हो तो इससे तुम थोड़ी दूरी पे फ्लक्स फील्ड कैलकुलेट करो, चाहे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे करो, चाहे बहुत दूरी पर कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है ड्यू टू चार्ज शीट, और ना ही उसके साइज पे डिपेंड कर रहा है। हम लोगों ने इनफाइनाइट तो लिया था, लेकिन देखो इसमें डेल्टा एस का साइज नहीं आ रहा है, यानी कि साइज पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। तुम छोटा शीट लो चाहे लार्ज शीट लो, हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो बस और बस डिपेंड कर रहा है सरफेस चार्ज पे। आप थोड़ी दूरी पर कैलकुलेट करो, चाहे 100 किलोमीटर पे कैलकुलेट करो, इसमें डिस्टेंस भी नहीं आ रहा, तो डिस्टेंस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन फिर से स्टूडेंट्स, फिर से एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट अराइज होता है हमारा। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास शीट छोटी सी हो, जस्ट लाइक अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, एक छोटा सा अगर इलेक्ट्रिक चार्ज शीट हो हमारा, और हम उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूरी के लिए कैलकुलेट करें फॉर लार्ज डिस्टेंस, तो बहुत दूर जाने पे वो जो चार्ज शीट है वो बहुत छोटा दिखाई देगा, एक पॉइंट की तरह दिखाई देगा। और पॉइंट के फॉर्म में जब भी कोई बॉडी होती है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है ये हमारे लिए, तो हम लोग इसको भी याद रखेंगे। ये बहुत छोटा शीट है, तो कहीं ना कहीं लार्ज कम डिस्टेंस के लिए, मान लो ये शीट है थोड़ी दूरी के लिए तो ये फॉर्मूला सही है, लेकिन अगर इसी शीट के लिए आप बहुत दूर चले जाओ तो बहुत दूर जाने पे ये शीट कैसा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। तो हम कहेंगे दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस। लार्ज डिस्टेंसेस पे अगर आप चले जाओ तो लार्ज डिस्टेंसेस पे जाने पे ये फॉर्मूला अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, अच्छा होल्ड नहीं करेगा। क्यों? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लार्ज डिस्टेंस पे जाने पे हमारा शीट का जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज जो टॉपिक्स डिस्कस किए, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक्स का अभी आगे बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत यूज़फुल होगा। तो हम लोग इन टॉपिक्स को आप कोशिश करिएगा कि खुद से एक बार डेरिवेशन करके प्रैक्टिस करिएगा और इनके रिजल्ट को आप एनालाइज करिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए मैं बस इतना रहने देता हूँ। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच।